क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। जो यहाँ पे ए पॉइंट दिया गया है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना, तो आकलनों का इस्तेमाल करना यहाँ पर इसका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को क्या करे, मजबूत करे। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करना, यहाँ पर भी इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। बातचीत टालनी चाहिए, ये भी आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। 2 का आंसर यहाँ पर बताना है, क्या सही हो जाएगा। देखिए, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, लगातार आपको अभ्यास नहीं कराना है, ये भी गलत हो जाएगा। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना या बढ़ावा देकर अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देना है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ये बताना है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। देखिए, यहाँ पे जटिल आया हुआ है, ये निगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये सही है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, ये भी सही है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना, ये भी सही है। जो नहीं है वो क्या है, नहीं करना है वो क्या है, जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जब भी सृजनात्मकता की बात की जाती है तो आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। 5th का यहाँ पर आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर डी सही हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यहाँ पे बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये गलत हो जाएगा। अनुकरण, नकल और दोहराना, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को याद नहीं करवाना है, यंत्रवत याद करवाने की बात की गई, तो ये भी आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि त्रुटियों की बात की गई है, त्रुटियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए, त्रुटियों का जो विश्लेषण है क्यों करना चाहिए, इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। त्रुटियों को समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है। यहाँ पे बात की गई है, इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग करना। आप दूसरे छात्रों से अलग नहीं कर सकती हैं। केवल की बात जब भी की जाती है तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। देखिए, बच्चों को दंड नहीं देना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। 7th का यहाँ पर डी सही हो जाएगा। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, देखिए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप करवाकर या देकर, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, देखिए बच्चों को याद करने पर जोर नहीं देना है, बच्चे को दंडित नहीं करना, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, शर्मिंदगी डैश क्या है। शर्मिंदगी में बच्चा क्या कर सकता है या शर्मिंदगी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली, देखिए प्रभावशाली तो नहीं है, शर्मिंदगी बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली नहीं है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। देखिए, अब शर्मिंदगी अगर आप पैदा करेंगे, बच्चों में शर्मिंदगी होगी तो बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछने से संकोच करेगा, तो यहाँ पे बार बार पैदा नहीं करना चाहिए। शर्मिंदगी से क्या होता है, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता, संज्ञान का संबंध है, इसका क्या होता है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे बात की गई है पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे की कोई भूमिका नहीं है। बच्चे पूर्ण रूप से क्या होते हैं, वयस्कों पर निर्भर होते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं होते, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। योग्यता सुधार्य, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गलत हो जाएगा। प्रयासों से फर्क पड़ता है। अगर आप
किसी भी सब्जेक्ट को बार बार प्रयास से करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाता है। असफलता क्या होती है? अनियंत्रित। असफलता अनियंत्रित नहीं, नियंत्रित की जा सकती। ये भी गलत है कि आप बार बार लगातार प्रयास करेंगे तो असफलता क्या है? एक जगह पे आके रुक जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। योग्यता अटल है, ये भी यहाँ पे गलत है, योग्यता अटल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? इसका आंसर बताना है कि परिपाटी, कौन सी परिपाटी की बात की गई। तो चलिए देखते हैं कौन सी परिपाटी है। इसका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद। यदि आप बार बार परीक्षाएं करवाएंगे तो बच्चे इसमें क्या है? नीरस हो जाएंगे। कक्षा में क्या? नीरस हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ये भी यहाँ पे गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यहाँ पर यह भी गलत है क्योंकि पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं है, बालक केंद्रित शिक्षा है। नेक्स्ट है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। 12th का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। जब सूचना को आप अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों को वहाँ पे क्या होती है? कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? किस अवस्था में बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं या संतुलित हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। संतुलित उत्तेजना, कोई भय ना हो, यहाँ पर इसका आंसर ए सही हो जाएगा। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तो यहाँ पे जो ये ना वर्ड लिखे हुए हैं ये गलत हो जाएंगे। केवल वाले वर्ड भी आपके गलत हो जाते हैं। केवल किसी भी आंसर में अगर केवल लिखा हुआ है तो वो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिया गया विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। स्वनियमन। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? 16 का यहाँ पर ए सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन में क्या है? मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। इसमें क्या, जो विद्यार्थी की जरूरत है और उसकी आवश्यकता है उसको पहचान कर उसकी जरूरतों को पूरा करना। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को नामांकित करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये भी यहाँ पर पॉइंट गलत हो जाएगा। योग्यता के आधार पर आप समूह में बच्चों को विभाजित नहीं कर सकते, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। 17 का यहाँ पर आंसर बताना है, क्या सही हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। जो अधिगम के लिए पाढ़ है, पाढ़ को क्या कहते हैं? आधारभूत संरचना कहते हैं। क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो ये जो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार है, तो क्या है? अधिगम के लिए पाढ़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि लड़कियों की तरह क्यों रोते हो, लड़कियों की तरह क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है? लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है? तो चलिए देखते हैं। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो जो प्रचुर मौके हैं वो क्या है? प्रदान करने चाहिए। इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना। देखो, एकेडमिक अंकों के आधार पर आप विद्यार्थियों को नामांकित नहीं करेंगे, यहाँ पर ये इसका पॉइंट गलत हो जाएगा। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना चाहिए।
यहाँ पर ये भी पॉइंट गलत है। प्रतिस्पर्धा पर बल देना, प्रतिस्पर्धा पर भी अत्यधिक बल नहीं देना है। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। यह कौन सा चरण होगा? यहाँ पर इसका आंसर डी सही हो जाएगा कि किसी कार्य को करना क्योंकि दूसरे इसे क्या करते हैं, स्वीकृति करते। तो ये क्या है? प्रथागत चरण है। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। विद्यालय क्या है? द्वितीयक कारक है किसका? सामाजिकरण का। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत जोड़ देता है कि, क्या जोड़ देता है? 22 का यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, जो बुद्धिमत्ता की होती है विभिन्न दशाएं, उस पर जोर देता है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं विभिन्नताएं, यहाँ पर इसका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती, केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट है एक आयाम बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती, ये भी पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ये बताना है। 23 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। विचार या सोच में केंद्रीकरण। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 24 का यहाँ पर बी सही हो जाएगा। विकास क्या है? जो विकास है ये क्या होता है? बहुआयामी होता है। देखिए केवल वाले पॉइंट जितने भी होंगे गलत हो जाएंगे। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। यहाँ पर इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। नेक्स्ट है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। 26 का यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जो जीन पियाजे है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे संज्ञान पर जो जोर देते, तो संज्ञान यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्कीमा। स्कीमा को क्या कहते हैं? मनोबद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। 27 का यहाँ पर बी सही हो जाएगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। देखिए बच्चों को आप अवसर देंगे। यहाँ पे क्या है? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, यहाँ पर इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिभेदी समरूपी निर्देश, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब भी छात्र के अलगाव की बात की जाएगी तो आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? 28 का यहाँ पर आंसर क्या है? ए सही हो जाएगा। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है इसमें शारीरिक दिव्यांगता से संबंधित है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, ये बताना है। 29 का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पहले क्या होता है? सांवेदिक होता है, मूर्त, फिर अमूर्त होता है। नेक्स्ट है प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? 30 का यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो ये सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो डेली हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।